सुदूर संवेदन द्वारा गैसीय वायु प्रदूषकों का अध्ययन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। कुछ हम ये समझते हैं कि वायु प्रदूषण मतलब कुछ ऐसे तत्वों का वायुमंडल में होना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। यद्यपि ये गैसें बहुत ही कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, तब भी इनमें से कुछ गैसों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे इनमें से कुछ गैसें ग्रीन हाउस गैसों की तरह कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें धरती से विकिरित होने वाले अवरक्त किरणों का अवशोषण करती हैं और धरती के ताप को प्रभावित करती हैं। दूसरी कैटेगरी में वो गैसें आती हैं जो वायु प्रदूषक होती हैं। ये जो गैसें होती हैं, ये जब इनकी मात्रा किसी स्थान पर बढ़ती है तो ये वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके फेफड़ों पर, हृदय पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो फसलें हैं उनके प्रोडक्शन पे भी काफ़ी बुरा असर होता है। तो अगर हम एक मानक परिभाषा में कहें तो मानवीय गतिविधियों के कारण एक निश्चित समय सीमा तक वातावरण में अथवा वायुमंडल की संरचना में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य, संपदा तथा अन्य पारिस्थितिक तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीयक वायु प्रदूषक। अब प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषक वो प्रदूषक हैं जो सीधे स्रोत द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग, कृषि के कारण उत्पादित हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो, और वाहनों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, घरों से निकलने वाला धुआं, जहाज एवं वायुयानों से निकलने वाला धुआं इत्यादि जो हैं वो प्राथमिक वायु प्रदूषकों के स्रोत हैं। इनके कुछ उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और एरोसॉल यानी सूक्ष्म कण जो 2 कैटेगरी में उपस्थित होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक दूसरी कैटेगरी है वो है द्वितीयक वायु प्रदूषक। द्वितीयक वायु प्रदूषक हमारे वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि ये प्राथमिक वायु प्रदूषकों से उत्पन्न पदार्थों पर रासायनिक या प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इनमें से कुछ वायु प्रदूषक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्रदूषक हमारे खास तौर पर शहरी वातावरण में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारे फेफड़ों और हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे इनमें से 6 प्रदूषक जो हैं वो यहाँ पर इस सारणी में दर्शाए गए हैं। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये दर्शाता है कि जो कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, ये वो कण हैं, और PM10 जो है वो उन सूक्ष्म कणों को दर्शाता है जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो ये 6 मुख्य वायु प्रदूषक हैं जिनके आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का निर्धारण होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हवा की गुणवत्ता को बताता है। यह बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे अच्छी, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। जैसे जैसे वायु की गुणवत्ता खराब होती जाती है, वैसे ही रैंकिंग अच्छी से खराब और फिर गंभीर की श्रेणी में आती जाती है। तो यहाँ पर आप यह 6 श्रेणी देख सकते हैं। ये श्रेणी है और इसके सामने आपको सभी प्रदूषकों का एक की सीमाएं दिखाई होंगी, उनके सांद्रण की सीमाएं दिखाई गई हैं। जैसे ओजोन PPB में 0 से 25 लिखा हुआ है, तो अर्थात यदि हम किसी जगह पर 8 घंटे तक ओजोन का मापन करें और उसकी वैल्यू, उसका जो मात्रा है वो 0 से 25 ppb के बीच में आए, तो इसका मतलब है कि ओजोन के लिए वहाँ की जो AQI इंडेक्स है वो अच्छी है।
अब यदि हम यह सभी 5-6 प्रदूषकों का कंसंट्रेशन, इनका मात्रा मापन हम किसी एक स्थान पर करें तो कुछ अच्छी कैटेगरी में आएंगी, कुछ हो सकता है संतोषजनक में आए, कुछ थोड़ा प्रदूषित में और कुछ खराब। इस तरह से सभी के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, उनके मात्रा के अनुसार जो उनके मापन से हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए ओजोन के लिए हमें कैटेगरी जो है वो गुड प्राप्त होती है, अच्छी प्राप्त होती है। CO के लिए हमें संतोषजनक प्राप्त होती है। NO2 के लिए भी हमें संतोषजनक प्राप्त होती है। SO2 के लिए हमें मॉडरेटरी पॉल्यूटेड या थोड़ा प्रदूषित प्राप्त होती है। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए यह जो है वेरी पुअर या बहुत ही खराब प्राप्त होती है। और पार्टिकुलेट मैटर 10 के लिए भी मॉडरेटरी पॉल्यूटेड यानी कि थोड़ा प्रदूषित प्राप्त होती है। तो जो सबसे खराब श्रेणी है वो PM 2.5 की हुई, यानी कि बहुत खराब। और ओवरऑल जो हमारी वहाँ की उस जगह की AQI मानी जाएगी वो बहुत ख़राब मानी जाएगी। ओजोन की गुणवत्ता अच्छी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे अगर किसी एक प्रदूषक की जो सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स उस जगह का फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है। अब इनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है यानी 0 से 50 के बीच में है तो स्वास्थ्य पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा ही होना चाहिए। यदि संतोषजनक है यानी कि अच्छे से थोड़ा ख़राब स्थिति में है तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील लोग, जिनको हृदय से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जो बहुत बीमार हैं, उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हो सकती है। थोड़ा प्रदूषित या ख़राब होने पर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, उन लोगों को असुविधा हो सकती है। लेकिन यह यदि बहुत ख़राब और गंभीर श्रेणी में है और यह निरंतर कुछ दिनों के लिए इसी श्रेणी में रहती है तो इसे आपातकाल समझा जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनका भी श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकता है, उन्हें भी हृदय और फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अब इन जो हमारा यह व्याख्यान है यह मुख्य रूप से गैसों के ऊपर है, तो हम इन 4 गैसों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स का निर्धारण करती हैं। इन्हें ट्रेस गैसें भी कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनको इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी इकाइयाँ हैं, किस मात्रा में हम किस इकाई में हम इनको नापते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है मिश्रण अनुपात यानी मिक्सिंग रेशियो। यह बेसिकली बताता है कि वायुमंडल में जो वायु है उसकी तुलना में इस गैस की मात्रा कितनी है। तो ये जो है मिश्रण अनुपात, ये एक अनुपात है नंबर डेंसिटी, जो हमारी जो प्रदूषक गैस है उसकी नंबर डेंसिटी और वायु की नंबर डेंसिटी का। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो वायु की नंबर डेंसिटी है उसमें ऑक्सीजन के अणु भी हैं और उसमें नाइट्रोजन के अणु भी हैं और अन्य सभी गैसों के अणु हैं। तो जो वायु की नंबर डेंसिटी है वो काफ़ी बड़ी मात्रा है, जबकि जो प्रदूषक गैस की मात्रा है वो बहुत ही छोटी मात्रा है। इस स्थिति में ये अनुपात है, यह एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। इस छोटे नंबर को आप 10 की घात -6, 10 की घात -9 या 10 की घात -12 से दिखा सकते हैं। यदि यह 10 की घात -6 है तो इसे ppm कहते हैं, 10 की घात -9 है तो इसे ppb कहते हैं और 10 की घात -12 है तो इसे ppt कहते हैं। अर्थात यदि यह अनुपात 3 गुणा 10 की घात -6 है तो इसका अर्थ है कि वह गैस इस वायुमंडल में 3 ppm की मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी जो इकाई है वो है डॉप्सन यूनिट, और यह जो है धरती से लेकर वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई तक एक गैस की पूरी मात्रा को दर्शाता है। इसको मापने के लिए वायुमंडल में मौजूद गैस के सभी अणुओं को मानक तापमान और दबाव पर सतह पर लाएं। यह शुद्ध गैस की एक परत बनाएगा। मिली सेंटीमीटर में इस परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में उस गैस की कॉलम मात्रा कहा जाता है। उदाहरण यहाँ पर एक दिया गया है। मान लीजिए कि वायुमंडल में मौजूद सभी ओजोन अणु 0.3 सेंटीमीटर मोटाई की सतह पर शुद्ध ओजोन की एक परत बनाते हैं। तो क्या होगा, 0.3 सेंटीमीटर को हम 300 मिली सेंटीमीटर लिख सकते हैं और ये 300 डॉप्सन यूनिट होगा, यानी कि ओजोन जो है वायुमंडल में 300 डॉप्सन यूनिट की मात्रा में उपलब्ध है। एक डॉप्सन यूनिट में 2.69 गुणा 10 की घात 16 मॉलिक्यूल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब हम इन प्रदूषक गैसों के मुख्य स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्रथम प्रदूषक गैस है उसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, और इस गैस को हम केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसको हम एक अन्य गैस जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके साथ संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, और इसको हम नॉक्स कहते हैं। नॉक्स जो है, नॉक्स इज इक्वल टू NO प्लस NO2। ये इन दो गैसों की मात्रा का संयुक्त भाव है। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि दो गैसें क्यों हम ले रहे हैं, जबकि केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, केवल यही गैस जो है वो जो प्रदूषक है, मुख्य प्रदूषक है। तो इसका कारण ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन से अभिक्रिया करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही शीघ्रता के साथ में फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। चूँकि ये अभिक्रियाएं लगातार हमारे वायुमंडल में होती रहती हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इतनी ज़्यादा एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं कि हम इन्हें संयुक्त रूप से हम इनका वायुमंडल में अध्ययन करते हैं। तो NO जो है वो ओजोन के अणु से अभिक्रिया करके NO2 बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है। NO2 का प्रकाश विश्लेषण हो जाता है, प्रकाश के कारण ये इसका विघटन हो जाता है और ये NO और O बनाती है, और O जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन का अणु बनाता है। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो इसमें ना ही ओजोन का, ना ही NO2 का और ना ही NO का पूर्ण रूपेण उत्पादन हो रहा है या विनाश हो रहा है, यह बस एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं। तो नॉक्स जो है उसका शोभमंडल में, हमारे ट्रोपोस्फियर में शोभमंडल में इनके उत्सर्जन के क्या स्रोत हैं, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो मुख्य रूप से है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, यानी कि जीवाश्म ईंधन, वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुआं, कल कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुआं, वन प्रज्वलन, मृदा से इसका जो है उत्सर्जन, और तड़ित विद्युत। तो यहाँ पर 13 ग्राम नाइट्रोजन पर ईयर में इनकी जो है मात्रा दिखाई गई है, और सर्वाधिक जो इसमें भूमिका निभाता है वह है जीवाश्म ईंधन का जलन। इन सब के जलन से तो समझ में आता है कि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, बट तड़ित विद्युत जो लाइटनिंग है, तड़ित विद्युत है, वो किस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को जन्म देती है। जब वायुमंडल में जो तड़ित विद्युत है वो उत्पन्न होती है, तो यह जो तापमान है इस जगह पर, उसका तापमान जो है 2000 केल्विन से भी ऊपर चला जाता है, और इस स्थिति में इतने ऊंचे तापमान में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं वो विभाजित हो जाते हैं, और वो आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से तड़ित विद्युत भी नॉक्स के उत्सर्जन में अपना योगदान देती है। दूसरी मुख्य गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सुना होगा कि जाड़े के दिनों में लोग घरों में अंगीठी जलाते हैं और सो जाते हैं, और कई बार उनकी नींद में ही मृत्यु हो जाती है और वो दोबारा उठते ही नहीं। उसका कारण यही जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके मुख्य स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन का प्रज्वलन, बायोमास का दहन, और बहुत थोड़ी मात्रा में यह वनस्पति और सागर से भी उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन प्रज्वलन और बायोमास दहन से मीथेन और हाइड्रोकार्बन, अन्य हाइड्रोकार्बन का भी जो है उत्सर्जन होता है, जिनका ऑक्सीकरण होने पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है जन्म होता है। इसके जो है यह OH से अभिक्रिया करके ओजोन को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त यह समताप मंडल और मृदा में स्थानांतरित भी हो जाती है। इस प्रकार से इसका लोप होता है। तीसरी मुख्य गैस है ओजोन। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओजोन जो है वह एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है, और यह हमारे वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित नहीं होती, बल्कि इसकी जो प्रीकर्सर गैसेस हैं, इसको बनाने वाली जो गैसेस हैं, उनका उत्सर्जन जो है वह विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जैसे कल कारखानों का धुआं, वाहनों का धुआं, वनों का जलना, घरों में खाना बनाने के दौरान निकलने वाला धुआं इत्यादि। तो इसकी जो बनाने वाली गैसें हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और विभिन्न हाइड्रोकार्बन। और इसके जन्म के लिए प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के इसका जन्म नहीं होता, तो इसलिए सूर्य की किरणें भी एक आवश्यक स्रोत हैं इसके उत्पादन का। तो अब हम जानते हैं कि यदि वातावरण स्वच्छ है तो भी क्या ओजोन का निर्माण होता रहेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही 3 अभिक्रियाएं हैं जो हमने नॉक्स के दौरान के समझने के लिए पढ़ी हैं। NO जो है वो ओजोन के साथ ओजोन के अणु के साथ अभिक्रिया करके NO2 बनाता है। NO2 जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में NO और O में टूट जाता है और ये O जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ओजोन बनाता है। तो इसमें एक ओजोन जो है उसका विनाश हो रहा है और एक ओजोन की हमें प्राप्ति हो रही है। इसका अर्थ ये है कि यदि वातावरण स्वच्छ है, यदि वातावरण में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति नहीं है, सब उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो एक ओजोन अणु का उत्पादन होगा और एक ओजोन अणु का विनाश होगा। इस स्थिति में ओजोन का पूर्ण रूपेण उत्पादन नहीं होगा। लेकिन यदि वातावरण प्रदूषित है, यदि वातावरण में काफ़ी मात्रा में जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें उपलब्ध हैं, तो ये सभी गैसें हाइड्रॉक्सिल रेडिकल से अभिक्रिया करके पेरॉक्सी रेडिकल बनाती हैं, जिसे HO2 रेडिकल कहते हैं। और ये HO2 रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके NO2 बनाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ओजोन जो NO से रिएक्ट कर रहा था, अब यह NO जो है वो HO2 रेडिकल से जो है प्रदूषण की अधिकता में ये HO2 रेडिकल से अभिक्रिया करके NO2 बना रहा है। तो NO2 यहाँ भी बन रहा था और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ओजोन का ह्रास हो रहा था जो यहाँ पर अब नहीं हो रहा। तो प्रदूषित वातावरण में ओजोन का उत्पादन तो लगातार होता रहता है, लेकिन ओजोन का विनाश नहीं होता। इस तरीके से जब प्रदूषणकारी गैसें जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वो उनकी वायुमंडल में मात्रा बढ़ती है, तो वो ओजोन के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। इसलिए द्वितीयक प्रदूषक की मात्रा भी वायुमंडल में बढ़ती है। इनकी अभिक्रियाएं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। ओजोन का उत्पादन ओजोन द्वारा ही शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर ओजोन को हम देख सकते हैं 310 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से छोटे तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन ओजोन को विभाजित कर देते हैं और ऑक्सीजन का अणु और ऑक्सीजन का रेडिकल बनता है। और जो ये है वाटर वेपर के अणु से रिएक्ट करके ये OH रेडिकल या हाइड्रॉक्सिल रेडिकल बनाते हैं। यह हाइड्रॉक्सिल रेडिकल CO के साथ में अभिक्रिया करता है और हाइड्रोकार्बन के साथ में अभिक्रिया करता है। हाइड्रोकार्बन को यहाँ RH की तरह दिखाया गया है, जहाँ R मेथिल एथिल ग्रुप की तरह समझे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस अभिक्रिया में HO2 या RO2 रेडिकल की प्राप्ति होती है। यह RO2 या HO2 रेडिकल NO से रिएक्ट करके NO2 बनाते हैं और ये NO2 जो है जब ये फोटो डिसोसिएट होते हैं, जब इनका प्रकाश के द्वारा ये विघटित होते हैं तो NO और O बनाते हैं और ये O जो है वो ऑक्सीजन अणु से रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं। इस प्रकार से जो है CO या हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइड्रॉक्सिल रेडिकल, OH रेडिकल, HO2 रेडिकल यह एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और इनका ह्रास नहीं होता। अर्थात अगर एक बार यह बन जाए तो निरंतर यह इस प्रक्रिया को जन्म देते रहते हैं। चौथी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके मानव जनित स्रोत हैं कोयले एवं तेल का प्रज्वलन और इसके प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी का विस्फोट और अन्य सल्फर कंपाउंडों का ऑक्सीकरण, जैसे डाइमिथाइल सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोनिल सल्फाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम जानते हैं कि अंतरिक्ष से गैसीय वायु प्रदूषकों की निगरानी किस प्रकार की जा सकती है और इनका मूलभूत मापन सिद्धांत क्या है। तो गैसों के मापन के लिए जो उनका जो गुणधर्म हम उपयोग में लेते हैं वो है उनका उनकी अवशोषण क्षमता। यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। आप यहाँ पर एक बॉक्स देख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर अवशोषक गैस भरी हुई है जिसकी नंबर डेंसिटी N द्वारा दर्शाई गई है और इस बॉक्स की लंबाई L है। अब मानिए यह एक अवशोषक गैस है और इस बॉक्स के भीतर हम एक प्रकाश I0 लैम्डा, जो I0 है वो विकिरण की तीव्रता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर। इस विकिरण को हम इसमें प्रवाहित करते हैं और दूसरी तरफ से हमें विकिरण प्राप्त होता है जिसकी तीव्रता I लैम्डा है। जैसा कि पहले ही बोला जा चुका है कि यह एक अवशोषक गैस है और यह लैम्डा तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है। तो क्या होगा कि ये कुछ फोटॉन्स को अवशोषित कर लेगी और जो पारगम्य तीव्रता है वह निश्चित रूप से कुछ कम मात्रा होगी उस तीव्रता के जो इसमें
अंदर भेजी गई थी। तो जो इनका एक रिलेशन है वह यहाँ पर बियर लैम्बर्ट लॉ द्वारा दर्शाया गया है। आई लैम्डा अवशोषक गैस से भरे बॉक्स से गुजरने के बाद विकिरण की तीव्रता है। I0 लैम्डा अवशोषक गैस से भरे बॉक्स से होकर गुजरने के पूर्व विकिरण की तीव्रता है। और सिग्मा लैम्डा यह जो है यह गैस का गुणधर्म है, यह गैस का अवशोषण क्रॉस सेक्शन है और यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी खास तरंग दैर्ध्य पर कोई खास गैस जो है वह अब्जॉर्प्शन उसका अवशोषण ज़्यादा करती है। सभी तरंग दैर्ध्यों को सभी गैसें अवशोषित नहीं करती। N जो है वह अवशोषक गैस का संख्या घनत्व है और L जो है वह बॉक्स की लंबाई है। तो इन सब का जो यह रिलेशन है यह जो है बियर लैम्बर्ट लॉ कहलाता है और यह इस समीकरण द्वारा दिखाया गया है। इस समीकरण को इस तरह भी लिखा जा सकता है I लैम्डा इज इक्वल टू I0 लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा, जहाँ डेल्टा को ऑप्टिकल डेप्थ के रूप में जाना जाता है। अब यह जो हमने यहाँ पे समझा कि यह अवशोषण करती है और उस किस तरह से इनका पारगम्य तीव्रता और पहले की तीव्रता संबंधित होती है, यह जो है यह केवल एक बॉक्स के लिए हमने यह बियर लैम्बर्ट लॉ को समझा। लेकिन हमारा अगर हम वायुमंडल लें तो हमारे वायुमंडल में नंबर डेंसिटी वो जो है नियत नहीं रहती। अगर हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं तो एक्सपोनेंशियली हमारी जो नंबर डेंसिटी है, वायु की नंबर डेंसिटी है या अब्जॉर्बिंग गैसेस की नंबर डेंसिटी है, वो लगातार घटती जाती है, ऊंचाई के साथ में एक्सपोनेंशियली घटती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधे केवल n को नहीं लिख सकते, हमें इसे विभिन्न वायुमंडलीय परतों के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर डेल्टा को लिखा गया है जब संख्या घनत्व यानी कि नंबर डेंसिटी वायुमंडल में बदलती जाती है तो हम इसे लिखते हैं इज इक्वल टू 0 to L इंटीग्रेशन NI सिग्मा एब्जॉर्प्शन I DL। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि I यूज़ किया गया है, I का उपयोग किया गया है। यह विभिन्न अवशोषकों को दिखाता है क्योंकि वायुमंडल में केवल एक एब्जॉर्बिंग गैस नहीं है, एक अवशोषण करने वाली गैस नहीं है, वहाँ पे विभिन्न गैसें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर विभिन्न गैसों का हमें जो अवशोषण है उसे ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो प्रभाव है वायुमंडल में होता है वो ये है कि वायुमंडल में सदैव सूर्य की किरणें या धरती से निकलने वाली किरणें सीधा ऊर्ध्व पथ नहीं लेती हैं बल्कि तिरछे मार्ग से भी आती हैं। तो हमें जब तिरछा मार्ग होता है तो वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती हैं सूर्य की किरणें, और ऐसे में क्या होता है कि वायुमंडल में संख्या जो अवशोषक गैसों की है वो ज़्यादा होती है जब उसका लंबा पथ होता है तब। तो इसलिए इस स्थिति में क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो केवल ऊर्ध्व ऊंचाई का ज्ञात है, वायुमंडल की ऊर्ध्व ऊंचाई ज्ञात है, तो हम इसको L और यह जो ऊर्ध्व से जो इसका कोण बनता है इसे हम चरण कोण या जेनिथ एंगल कहते हैं। तो अगर काई जेनिथ एंगल है सन का, तो यहाँ पर जो यह दूरी है जो वायुमंडल में तिरछी दूरी तय की गई है यह हो जाएगी L बटा कॉस ऑफ काई, जहाँ काई जो है वो जेनिथ एंगल है। तो जो सबसे जो वायुमंडल में अगर हम बियर लैम्बर्ट लॉ को दिखाना चाहें तो वह यह पाथ लेगा I लैम्डा इज इक्वल टू I0 लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा बाई कॉस ऑफ काई, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू 0 to L NI सिग्मा एब्जॉर्प्शन I DL। तो यह जो है हमारा। और एक महत्वपूर्ण जो एक्सप्रेशन है वो है ट्रांसमिटेंस, इसको हम आगे उपयोग में लेंगे। यह जो है पारगम्य इंटेंसिटी और शुरुआत की इंटेंसिटी का जो है वह अनुपात होता है। तो अब हम इसका उपयोग किस प्रकार से नंबर डेंसिटी का कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण स्थानिक अवलोकन का समझेंगे, उसके बाद हम सैटेलाइट कैसे इसको मेज़र करता है इसको समझेंगे। तो स्थानिक अवलोकन के लिए एक बॉक्स नुमा जो है उपकरण जो है उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर इस उपकरण का चित्र दिखाया गया है। यह ओजोन एनालाइज़र है और यह ओजोन की मात्रा वायुमंडल में कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर एक पंप है, एक यूवी लैंप है, एक एब्जॉर्प्शन सेल है और एक यूवी डिटेक्टर है। एब्जॉर्प्शन सेल में जो है वायुमंडलीय हवा को हम अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं इस पंप की सहायता से।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अंदर आने का मार्ग है वहाँ पे 2 मार्ग हैं और यहाँ एक सोलेनॉइड वाल्व है। यह सोलेनॉइड वाल्व कभी इस पथ से जुड़ जाता है, कभी इस पथ से जुड़ जाता है। तो हम 5 सेकंड के लिए जो वायु है वो इस तरफ से हमारे अवशोषण सेल में आती है और 5 सेकंड के लिए इस तरफ से आती है। तो इससे अब हम किस प्रकार यह निकालते हैं। तो मान लीजिए पहला जो स्थिति है उसमें वायुमंडलीय या हवा जो है वो डायरेक्टली हमारे एब्जॉर्प्शन सेल अवशोषण सेल में आ रही है और इससे हम यूवी लैंप से हम लाइट को इसमें जो है भेज रहे हैं और जो हमारी ओजोन है वो 253 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए ओजोन ये एक एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ है ओजोन के लिए। यह एक इस तरंगदैर्ध्य पर ओजोन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी और वो आई लैम्डा द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो हम जानते हैं यह बियर लैम्बर्ट के द्वारा कि आई लैम्डा इज इक्वल टू आई ज़ीरो लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस 0 to L सिग्मा ओजोन लैम्डा नंबर डेंसिटी ऑफ ओजोन प्लस सिग्मा डैश लैम्डा एन आई डैश। ये जो है अन्य जो अवशोषक गैसें हैं उनके कारण यह टर्म है यहाँ पर। और यह जो है प्रथम 5 सेकंड के लिए हमारा बियर लैम्बर्ट लॉ यह बनेगा। अब अगले 5 सेकंड के लिए जो सोलेनॉइड वाल्व है वह इस मार्ग से पृथक हो जाता है और इस मार्ग से जुड़ जाता है। इस मार्ग में एक ओजोन स्क्रबर लगा हुआ है जो ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। तो इधर से आने वाली जब हवा इसके अंदर आती है तो इसमें कोई भी ओजोन का अणु नहीं होता। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें दूसरी बार जब हवा इस अवशोषण सेल के अंदर आ रही है तो 5 सेकंड के लिए इसमें कोई भी ओजोन का अणु नहीं है, यानी कि नंबर डेंसिटी ओजोन की क्या है 0 है। तो इस केस में क्या होगा आई डैश लैम्डा इज इक्वल टू आई ज़ीरो लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस 0 to L सिग्मा। और यह जो अन्य प्रदूषणकारी गैसें हैं केवल इनका यह टर्म होगा, प्रथम टर्म यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों का जो है अनुपात लें तो I0 जो यहाँ से इसमें इंटेंसिटी भेजी जा रही थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और यह जो इक्वेशन बनेगा यह बनेगा I बाई आई डैश इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 to L सिग्मा ओजोन नंबर डेंसिटी ओजोन DL। अब सिग्मा ओजोन एक खास वेवलेंथ पर, एक खास तरंगदैर्ध्य पर यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात है, पहले से जानकारी इसकी हमें रहती है। आई हम पहले 5 सेकंड के लिए हम इसका डिटेक्टर हमारा अपना है, हम इसे मेज़र कर रहे हैं तो हमें आई लैम्डा ज्ञात है। अगले 5 सेकंड के लिए हम आई डैश का भी मापन कर रहे हैं तो यह दोनों आई और आई लैम्डा हमें ज्ञात है। सिग्मा O3 हमें ज्ञात है। जो हमारा एक अज्ञात है वह है ओजोन का नंबर डेंसिटी। तो इस बियर लैम्बर्ट लॉ की सहायता से इस उपकरण की सहायता से हम ओजोन का मापन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार हम CO का जो है मापन करते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा। और NO, NO2 और SO2 के लिए केमिल्यूमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस के आधारित जो है उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ हमने यह देख लिया कि अगर हम स्थानिक अवलोकन करते हैं तो बियर लैम्बर्ट लॉ को हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि उपग्रह किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो उपग्रह जो हैं यह या तो धरती द्वारा प्रकीर्णित सूर्य के प्रकाश को मापते हैं या हमारी धरती और हमारे वायुमंडल से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त किरणों को यह मापते हैं। तो यह 2 तरह के विकिरणों को मापते हैं। पहला है धरती द्वारा प्रकीर्णित सौर ऊर्जा और दूसरा है धरती द्वारा उत्सर्जित अवरक्त ऊर्जा। तो इसका यह मापन करते हैं। हम प्रत्येक ट्रेस गैस के अलग अवशोषण स्पेक्ट्रा को ऑलरेडी जानते हैं। हम जानते हैं कि कौन सी गैस कितनी वेवलेंथ पर वो उसका एब्जॉर्प्शन करेगी। तो एक तरीके से जब सन की सौर्य किरणें जो हैं वो हमारे वायुमंडल से गुजरती हैं और वहाँ से प्रकीर्णित होती हैं तो यह हमारे वायुमंडल से गुजरते हुए इनके फोटोन कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य पर अवशोषित हो जाते हैं और हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष तरंगदैर्ध्यों पे हमें जो इंटेंसिटी है, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम मिलती है। उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक उपग्रह से मापा गया स्थलीय विकिरण स्पेक्ट्रम यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर वेवलेंथ दिखाई गई है और यहाँ पे रेडियंस दिखाया गया है।
अब यदि वायुमंडल न हो और हमारी धरती का ताप 320 केल्विन हो तो यह जो डैश लाइन से दिखाया गया कर्व है, इतना मात्रा हमें उपग्रह द्वारा प्राप्त होगी। लेकिन ये क्या है कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, जैसे वाटर वेपर है, मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी गैसें मिल करके इनमें से काफ़ी मात्रा में फोटॉन का अवशोषण कर लेती हैं। इसलिए जो ये गाढ़ा कर्व दिखाई दे रहा है, यह मात्रा जो है उपग्रह द्वारा मापा जाए तो आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओजोन है वो 9.6 माइक्रोमीटर पर अवशोषण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड 15 माइक्रोमीटर पर अवशोषण करती है, और मीथेन जो है वो 7.6 माइक्रोमीटर पर अवशोषण करती है, और जो हमारी वाष्प है, वाटर वेपर है, वह जो है लगभग संपूर्ण इंफ्रारेड रेंज में यह अवशोषण करती है। तो यहाँ से हम अगर समझना चाहें कि यदि हम ओजोन के बारे में जानना चाहें कि ओजोन की मात्रा कितनी है, तो हमें इस वेवलेंथ पर फोकस करना होगा, इस तरंग दैर्ध्य पर मापन करना होगा और देखना होगा कि कितनी मात्रा में यह तरंग दैर्ध्य इस तरंग दैर्ध्य के फोटॉन जो है वो हमें नहीं मिले जब हमने इसे उपग्रह से मापा। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एल्गोरिदम में हम 2 तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हैं। पहले हमने क्या किया, हमने ओजोन को हटा दिया, हमने ओजोन की नंबर डेंसिटी को हटा दिया जब हमने स्थानिक मापन किया तब। लेकिन वायुमंडल से ओजोन को हटा देना संभव नहीं है, तो हम एक ऐसी वेवलेंथ लेते हैं जिसका ज़्यादा अवशोषण होता ही नहीं। तो एक हम लेते हैं कम अवशोषित होने वाली तरंग दैर्ध्य λ1, और एक हम लेते हैं ज़्यादा अवशोषित होने वाली तरंग दैर्ध्य λ2, और इन 2 अलग अलग तरंग दैर्ध्यों पर हम मापन करते हैं, और इनके अनुपात से हम वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है, अवशोषण गैस है, उसकी मात्रा का पता लगाते हैं। तो प्रकीर्णित इसके लिए हम प्रकीर्णित सौर विकिरण का उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करके हम कॉलम मात्रा, मतलब धरती के नीचे से लेकर के वायुमंडल की ऊंचाई तक कितनी मात्रा में वह गैस है, इसका हम मापन कर सकते हैं। इसके लिए 2 मुख्य जो उपकरण हैं वह हैं ओजोन निगरानी उपकरण यानी ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह हमें टोटल और ट्रोपोस्फेरिक कॉलम NO2 देता है, टोटल और ट्रोपोस्फेरिक कॉलम ओजोन देता है, और टोटल कॉलम सल्फर डाइऑक्साइड देता है। और एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है ट्रोपोस्फेरिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह जो है टोटल ट्रोपोस्फेरिक कॉलम NO2 देता है, टोटल ट्रोपोस्फेरिक कॉलम ओजोन देता है, टोटल कॉलम SO2 देता है, और टोटल कॉलम कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। यहाँ पर कुछ जो तरंग दैर्ध्य हैं वह स्पष्ट नहीं दी हुई हैं, इनको मैं बता देती हूँ। यह 405 से लेकर 465 नैनोमीटर तक NO2 के मापन के लिए इन तरंग दैर्ध्य वाली फोटॉन का इस्तेमाल होता है। ओजोन के मापन के लिए 325 से 335 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 312 से लेकर 326 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2324 और से लेकर 2338 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ का यानी कि तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। अब ओमी जो है और ये ट्रोपोमी है, इसके बारे में दोनों ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में हमने जाना, ये इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी यहाँ दी गई है। यह ओमी जो है ऑरा पर है और ट्रोपोमी सेंटिनल 5P उपग्रहों पर है, और इसका प्रक्षेपण जुलाई 2004 में किया गया, इसका अक्टूबर 2017 में किया गया। दोनों नादिर व्यूइंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर हैं, और इनकी तरंग दैर्ध्य सीमाएँ, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्थानिक रिजोल्यूशन और वैश्विक कवरेज यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जहाँ ओमी का स्थानिक जो रेजोल्यूशन है वो 13 × 24 किलोमीटर स्क्वायर है नादिर पे है, जबकि इसका जो ट्रोपोमी का है वो 7 × 3.5 किलोमीटर स्क्वायर है, और कुछ विशेष तरंग दैर्ध्यों के लिए थोड़ा अलग भी है। लेकिन मुख्य रूप से इसका जो स्थानिक रेजोल्यूशन है वो 7 × 3.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यदि आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो पुअर रेजोल्यूशन है, कमज़ोर है इसका। तो आप देख सकते हैं कि जब ओमी ट्रोपोस्फेरिक कॉलम NO2 को नापता है तो किस तरह से उसका चित्र लेता है, और जबकि ट्रोपोमी नापता है तो किस प्रकार से उसका चित्र बनता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रोपोमी दिखा पा रहा है, क्योंकि इसका स्थानिक रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। अब हम प्रदूषक गैस के ऊर्ध्व वितरण की प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
ऊर्ध्व वितरण की प्राप्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, और जो हमारे धरती से और हमारे वायुमंडल से की विभिन्न परतों से जो है उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, बल्कि धरती द्वारा और हमारे वायुमंडल द्वारा जो उत्सर्जित होते हैं उन फोटॉन्स का अध्ययन करते हैं। तो यदि हम हम ये समझें कि प्रत्येक वस्तु जो हमारे हमारे यहाँ उपस्थित है, प्रत्येक वस्तु अगर उसका तापमान 0 केल्विन से अधिक है तो वह कुछ जो है फोटॉन जो है वो प्लांक्स के नियम के अनुसार उत्सर्जित करती है। यहाँ प्लांक्स का नियम दिखाया गया है, और यह जो है प्लांक्स फंक्शन है जो न्यू फ्रिक्वेंसी और टी टेम्परेचर पर इसकी मात्रा यहाँ पर दर्शाई गई है। और अगर तापमान अधिक होता है तो प्लांक्स जो इमिशन है वो ज़्यादा होता है, जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है फोटॉन का। तो प्रत्येक वस्तु जब अपने तापमान के अनुसार फोटॉन का उत्सर्जन करती है, उसी तरह से हमारी धरती और हमारी वायुमंडल की विभिन्न परतें भी फोटॉन का उत्सर्जन करती है। तो अगर हम उपग्रह द्वारा नापें तो हमें क्या क्या मिलेगा? उपग्रह द्वारा नापने पर किसी खास वेवलेंथ या किसी खास तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति पर हमें क्या कितना फोटॉन हमें मिलेगा, हम यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ दी हुई है। तो एक तो है कि धरती से जो है प्लांक फंक्शन यह धरती के लिए होगा कि धरती के अपने तापमान के अनुसार जो है वो फोटॉन्स इमिट करेगी न्यू फ्रिक्वेंसी पर। और यहाँ पर ये टर्म जो है बी जो है वो प्लांक फंक्शन है, बी न्यू टी एस यहाँ पर दर्शाया गया है। अब जो यह इमिशन होगा यह वायुमंडल से होकर गुजरेगा, और हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के अवशोषक गैसें उपलब्ध हैं, तो वो गैसें जो हैं वो इसका अब्जॉर्प्शन करेंगी। तो जो इसके कारण ट्रांसमिटेंस जो है उसका इससे गुणा किया गया है। तो ट्रांसमिटेंस 0 to इन्फिनिटी ये ऊंचाई को दर्शाता है। 0 मतलब धरती के पास से, इन्फिनिटी मतलब वायुमंडल की समस्त ऊंचाई के सर्वाधिक ऊंचाई तक यह ट्रांसमिटेंस जो है उसका जो है इससे गुणा किया गया है, क्योंकि इन फोटॉनों को धरती की सतह से लेकर वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई तक जो है वो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर धन करके यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिखाया गया है 0 to इन्फिनिटी, यानी कि अगेन धरती के पास से लेकर के पृथ्वी वायुमंडल की ऊंचाई तक। और बी न्यू टी जेड यानी कि विभिन्न ऊंचाई पर तापमान यह लिया गया है। यह जो भाग है इस इक्वेशन का, रेडिएटिव ट्रांसफ़र इक्वेशन का जो यह भाग है, यह वायुमंडलीय परतों द्वारा इमिशन को दर्शाता है, उत्सर्जन को दर्शाता है। यह प्लांक फंक्शन विभिन्न ऊंचाइयों पर है जो विभिन्न परतों, वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को दर्शाता है। और इसका गुणा जो है वो डी टाउ न्यू जेड टू इन्फिनिटी बाई डी जेड से किया गया है, और देन डी जेड। ये जो है डी टाउ बाई डी जेड, इसे वेइंग फंक्शन कहा जाता है, और यही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गैसों के ऊर्ध्व वितरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर बी न्यू जो है वो प्लांक फलन है, टी एस जो है वो जो है धरती का ताप है, और टाउ जो है वो Z1 Z2 जो है Z1 एल्टीट्यूड से Z2 एल्टीट्यूड तक पारगम्यता दर्शाई गई है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि किस तरीके से हम इस जानकारी को, जो डी टाउ बाई डी पी या डी टाउ बाई डी जेड है, इसकी जानकारी को हम किस प्रकार से यह समझते हैं कि किस तरीके से कोई अवशोषक गैस वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वितरित है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक विशेष तरंगदैर्ध्य पर अब्जॉर्व करने वाली अवशोषण गैस को लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम फिर से ओजोन को लेते हैं। मान लीजिए ओजोन है और वह वायुमंडल में जो है किसी एक विशेष तरंगदैर्ध्य का जो है अवशोषण कर रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटॉन की संख्या घट गई है। अगर फोटॉन की संख्या घट जाएगी तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसमिटेंस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसी का अब्जॉर्प्शन दिखाया गया है, यह ट्रांसमिटेंस है। और जब ज़्यादा अवशोषण होता है तो ट्रांसमिटेंस कम होता है, जब अवशोषण कम होता है जिस तरंगदैर्ध्य का, उसके लिए ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होता है। तो यह जो है एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाया गया है एक अवशोषण करने वाली गैस का, और वह λ3 पर सबसे ज़्यादा अवशोषण कर रही है और λ1 पर सबसे कम अवशोषण कर रही है, और λ2 जो एक मध्यम तरंगदैर्ध्य है उस पर मध्यम मात्रा में वह फोटॉन्स का अवशोषण कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि यदि λ1 जो है यह इसका ज़्यादा अवशोषण नहीं हो रहा है तो इसके लिए ट्रांसमिटेंस
जो है प्रेशर के साथ में किस तरह से चेंज होगा, किस तरीके से बदलेगा। तो हम जानते हैं धरती की सतह से जो है वो फोटॉन्स λ1 वाले अगर उत्सर्जित हों, λ1 तरंग दैर्ध्य के फोटॉन उत्सर्जित हों, तो जो धरती के पास ऊपर जो परत है वह उसमें से कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब करेगी, और लेकिन λ1 बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो रही है या उसका बहुत ज़्यादा अवशोषण नहीं हो रहा है, तो यह तेज़ी से इसका जो ट्रांसमिटेंस है वो बढ़ेगा और बहुत ही शीघ्र यह वायुमंडल में 1 की मात्रा प्राप्त कर लेगा। अर्थात इसका जो है पूरी मात्रा जो इस परत के बाद है वह पूरी की पूरी फोटॉन्स की मात्रा जो है वह हमारे सैटेलाइट द्वारा मापित की जाएगी। अब हम λ3 लेते हैं। λ3 जो है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवशोषित की जाती है। इसका अर्थ है कि अगर धरती की सतह से λ3 वाले फोटॉन जो हैं वो उत्सर्जित होंगे तो उसे धरती के ऊपर उपस्थित जो परत है वायुमंडल की उसमें उपस्थित अवशोषक गैस के जो अणु हैं उन्हें अवशोषित कर लेंगे, तो कुछ भी जो है पारगम्य नहीं होगा और जो है पारगम्यता 0 होगी। तो धरती से लेकर काफ़ी ऊंचाई तक जो है इसकी पारगम्यता 0 ही रहेगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यह गैस अवशोषित करती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ में जो हमारे संख्या घनत्व है, जो हमारी नंबर डेंसिटी है, चाहे गैस की हो, चाहे अवशोषक गैस की हो, चाहे वायु की हो, वो तेज़ी से घटती जाती है। तो अगर ये काफ़ी घट जाएगी, जब वहाँ पे अवशोषक की मात्रा काफ़ी घट जाएगी तो उसके ऊपर फिर वह उसे पूर्ण रूपेण जो है वो अवशोषित नहीं कर पाएगी और वहाँ से उत्सर्जित होने वाले फोटॉन फिर वह सैटेलाइट तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो यह देखेंगे कि इसके बाद इस एक ख़ास ऊंचाई के बाद जो ट्रांसमिटेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ऊंचाई के साथ यह एक तक पहुँच जाएगा। अब हम जो मध्यम अवशोषित होती है उस वेवलेंथ को लेते हैं, λ2 को लेते हैं। तो इसका यह जो है λ3 और λ1 के बीच में आती है। तो कुछ ऊंचाई तक तो यह भी पारगम्य नहीं होगी, इसके फोटॉन भी पारगम्य नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद इसकी भी मात्रा बढ़ेगी और जो है ट्रांसमिटेंस की मात्रा जो है फिर किसी ऊंचाई पर वह मतलब पूर्ण रूपेण पारगम्यता को प्राप्त कर लेगी। अब इस कर्व की सहायता से अब हम इस कर्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इनका देखें तो यह d/dp है या d/dz है, जैसे कि हम ऊपर वाले चित्र में देख चुके हैं, यहाँ ऊपर वाली समीकरण में देख चुके हैं। हम बेसिकली इस वेटिंग फंक्शन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये d/dz जो या d/dp ये किस तरीके से वायुमंडल में परिवर्तित होता है। तो λ1 यदि हम देखें तो धरती के पास यह बिल्कुल 0 है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ती है तेज़ी से इसका ट्रांसमिटेंस बढ़ता जाता है। तो इसकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो इसका जो चेंज है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसका चेंज जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसमिटेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये ऊँचाई के साथ में घटता चला जाता है। अब हम λ3 को देखते हैं तो λ3 0 से लेकर के इस ऊँचाई तक 0 है, अर्थात इसमें कोई ऊंचाई के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक λ3 के लिए d/dp यह 0 रहेगा। इसके बाद यह धीरे धीरे बढ़ेगा और यह इस स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। इसके बाद यह तेज़ी से घटेगा और यह जो है 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम λ2 की बात करें तो यह मध्यम मात्रा में अवशोषित होती है, तो यह किसी मध्यम ऊंचाई पर आपको इसका जो है पीक मिलेगा और इसके ऊपर और नीचे इसका जो है वैल्यू 0 रहेगा। तो हमने देख लिया कि d/dp जो है वह विभिन्न जो तरंगदैर्ध्य हैं उसके लिए उसका वेरिएशन किस प्रकार रहता है। तो अगर अब हम यहाँ से समझें और इस समीकरण की सहायता से समझें तो जो यह मात्रा जो उत्सर्जित हो रही है इसका इस मात्रा से गुणा किया जा रहा है, यानी कि यदि जो हमारा उपग्रह है वह λ3 वाली फोटॉन्स को का मापन कर रहा है तो वह वायुमंडल में केवल इसी भाग को देख पाएगा, वह इसके नीचे या ऊपर नहीं देखेगा। अगर वह λ1 को देख रहा है तो वह केवल इसी भाग को देख पाएगा और इसके ऊपर नीचे नहीं देखेगा। इसी प्रकार वह λ2 को देख रहा है तो यह केवल इस भाग वायुमंडल के इस भाग को देख पाएगा। तो अगर हम λ1 पर मेज़रमेंट करते हैं तो यह हमें अवशोषक गैस की मात्रा के बारे में निचले वायुमंडल में अवशोषक गैस की मात्रा के बारे में जानकारी देगा। अगर हम जो है λ2 वेवलेंथ पर मेज़रमेंट करते हैं तो यह हमें मध्यम वायुमंडल के बारे में जानकारी देगा और अगर हम λ3 के बारे में मेज़रमेंट करते हैं तो यह हमें उच्च वायुमंडल में अवशोषक गैस की मात्रा के बारे में जानकारी देगा। तो यदि
किसी अवशोषक गैस के एब्जॉर्प्शन बैंड में हम बहुत ध्यान से बहुत सारी तरंगदैर्ध्यों को चुनें जिनका ट्रांसमिटेंस अलग अलग हो, तो वह वायुमंडल में अलग अलग ऊंचाई पर उस अवशोषक गैस के मात्रा की जानकारी दे सकते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए जो है वायुमंडल में सैटेलाइट के द्वारा जो है वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर अवशोषक गैस के ऊर्ध्व वितरण का ज्ञान किया जाता है। तो अंतरिक्ष से ऐसा मैंने बताया कि जो उत्सर्जित किए जा रहे हैं उन वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह इंफ्रारेड होता है, यानी कि हमारा अवरक्त किरणें होती हैं और CO के लिए 4.6 माइक्रोमीटर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है और ओजोन के मापन के लिए 9.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। NO2 और SO2 का चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं, इंफ्रारेड में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इनकी ऊर्ध्व वितरण की जानकारी नहीं मिल पाती और हम इनकी कॉलम मात्रा के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उपग्रह के द्वारा। अब हम इनके कुछ उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो विभिन्न अंतरिक्ष यानों पर उपलब्ध हैं और जो हमें इन गैसों CO और ओजोन की ऊर्ध्व वितरण की जानकारी देते हैं। तो मोपिट है, मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन द ट्रोपोस्फियर, यह टेरा अंतरिक्ष यान पर है और इसका क्षैतिज कवरेज 22 किलोमीटर बाई 22 किलोमीटर नादिर पदचिह्न पर 612 स्वैथ में उपलब्ध होता है। यह 3 दिन में वैश्विक कवरेज देता है और इसके गुजरने का समय भूमध्य रेखा पर यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार से एयर्स एटमॉस्फेरिक इंफ्रारेड साउंडर जो है वो एक्वा अंतरिक्ष यान पर है। इसका क्षैतिज कवरेज 14 किलोमीटर बाई 14 किलोमीटर नादिर पदचिह्न पर 1650 स्वैथ पर अवेलेबल है, किलोमीटर स्वैथ पर अवेलेबल है और यह दैनिक वैश्विक कवरेज देता है। और अयासी जो है वह इंफ्रारेड वायुमंडलीय साउंडिंग इंटरफेरोमीटर है और यह मिटॉप अंतरिक्ष यान पर उपलब्ध है और यह 12 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पिक्सल नादिर में देता है और इसका स्वैथ जो है 2200 किलोमीटर है और ये दैनिक वैश्विक कवरेज देता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का, इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए हम विभिन्न गैसों का जो है कॉलम मात्रा और उनकी जो है ऊर्ध्व वितरण उनका प्राप्त करते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा है कि हम क्यों इसका उपयोग करें, हम किस लिए जो है सैटेलाइट डाटा का उपयोग करें। तो ट्रोपोमी द्वारा प्राप्त वैश्विक ट्रोपोस्फेरिक कॉलम यहाँ पर दिखाया गया है। इससे आप देख सकते हैं कि मुख्य स्रोत स्थानों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइना के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर वो कौन से स्थान हैं जहाँ पर NO2 का जो है मुख्य स्रोत स्थान है। और साउथ अफ्रीका पर भी हम देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ हम लाहौर देख सकते हैं। बताइए, इतनी ऊंचाई से हम यह देख सकते हैं कि लाहौर में कितना इमिशन है, दिल्ली में कितना इमिशन हो रहा है। और यहाँ आप इस मध्य पूर्व भारत में भी आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो है NO2 है। यह बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से यहाँ पर ज़्यादा NO2 पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड से हम ऊंचाई के साथ में वितरण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक गिराच और नायर का एक चित्र, गिराच और नायर 2014 से चित्र लिया गया है। इसमें जो डेटा है हमें स्थान के साथ में, इसके साथ समय के साथ में इसका परिवर्तन दिखाई देता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कॉलम मात्रा यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ छोटे छोटे बॉक्स बनाकर विभिन्न क्षेत्रों पर इनका परिवर्तन देखा गया है। विभिन्न महीनों में इनका परिवर्तन देखा गया है। तो यदि आप देखें तो ये मीन CO 900 हेक्टापास्कल यानी धरती के पास में किस तरह से ये महीने के साथ बदल रहा है हम देख सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में जब मानसून का समय होता है तो इनका जो माप है वो बहुत कम होता है और जब यहाँ विंटर होता है तो इनका मान काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर 200 हेक्टापास्कल पर भी इसका वेरिएशन दिखाया गया है और यह ब्लू जो कर्व है, नीला कर्व जो है, इससे दिखाया गया है। और जो टोटल मीन कॉलम CO है उसका भी वेरिएशन यहाँ पर दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट के उपग्रह से जो हमें जानकारी मिलती है कि उसका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका स्थानिक वितरण कैसा है और उसका सामयिक वितरण कैसा है।
इसके अलावा हम अत्यधिक प्रदूषण वाली घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे यदि आप यह पिक्चर देखें, यह चित्र देखें यहाँ पर, तो इंडोनेशिया के ऊपर इस जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूशन का एक पैच देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर देखें तो यह 2000 से लेकर 2011 तक जो है महीने के हिसाब से डाटा को जो है एकत्रित किया गया है और उसे 500 हेक्टापास्कल, 400 हेक्टापास्कल और 300 हेक्टापास्कल पर इसको यहाँ दर्शाया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इस जगह पर जो इस अक्षांश और इस देशांतर के बीच में एक बॉक्स बनाने से बनी है, तो उनका वेरिएशन यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2006 में इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की अत्यधिक प्रदूषण वाली घटनाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं और इनका मान बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। और जब हमने इसका गहन अध्ययन किया तो ये पाया कि इस स्थान पर बहुत ज़्यादा जो है बायोमास दहन हुआ था, जिसके कारण आप यहाँ फायर हॉटस्पॉट की जो ये नंबर देख सकते हैं, तो 800 फायर हॉटस्पॉट इंडोनेशिया पे पाए गए। इतनी आग लगने की वजह से यहाँ कॉलमनार CO जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम उपग्रह से विभिन्न अत्यधिक प्रदूषण वाली घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लंबी दूरी का परिवहन देख सकते हैं प्रदूषण का, क्योंकि वायुमंडल में अगर बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण जो है वो निकलता है तो वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र दिखाया गया है, मार्च 10 से लेके मार्च 15 के बीच में अमेरिका से एक पॉल्यूशन का प्लूम जो है वो चला और वो स्थानांतरित हुआ यूरोप तक। ये चाइना से निकला और यह जो है नॉर्दर्न अमेरिका तक पहुँचा। यहाँ मॉपिड से ये डाटा लिया गया है और यह 600 मिली बार या हेक्टापास्कल पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यहाँ एक और चित्र दर्शाया गया है जो ओमी से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड कालम को दर्शाता है। यहाँ पे दालाफिल्ला वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है इथियोपिया में, और वहाँ पर इसका जो है यह ज्वालामुखी 4 नवंबर को फटा और इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है यहाँ से उत्सर्जित हुई और यह किस प्रकार से इसका स्थानांतरण हुआ और किस प्रकार से इसका स्थानिक और सामयिक परिवर्तन हुआ और किस तरह से यह हमारे भारत के ऊपर इंडो गैंगटिक प्लेन के ऊपर आया और किस प्रकार यह इसका विलोप हुआ। तो हम इसे प्रदूषण की लंबी दूरी का परिवहन भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसका दीर्घकालीन परिवर्तन देख सकते हैं। प्रदूषक गैसों में दीर्घकालीन परिवर्तन का पता लगाने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर दक्षिण एशिया में ट्रोपोस्फेरिक NO2 का दीर्घकालीन परिवर्तन दिखाया गया है कि कैसे समय के साथ में यह परिवर्तित हो रहा है। तो बहुत ही स्पष्ट यह दिखाई दे रहा है कि दक्षिण एशिया में ट्रोपोस्फेरिक NO2 जो है उसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट घटनाएं होती हैं जिनके और हमारे पास यदि उपग्रह के डेटा उपलब्ध हैं तो हम उनका उपयोग करके ये जान सकते हैं कि उनका किस तरह से प्रदूषणकारी घटनाओं पर असर पड़ा। जैसे एक कोविड लॉकडाउन हुआ सडन और अचानक से सभी जो मानव जनित प्रक्रियाएं थीं वह रुक गईं। वेहिकुलर एक्टिविटीज़, जो वाहनों का चलना रुक गया, बहुत सारे कार्य रुक गए। इसके कारण जो है बहुत वायुमंडल में जो प्रदूषण है वह बहुत मात्रा में कम हो गया। तो यहाँ पर 25 मार्च से 19 अप्रैल के दौरान 2017, 18 और 19 का जो है औसत मान यहाँ पर दर्शाया गया है जो उम्मीद से प्राप्त किया गया है और यही चीज़ यहाँ पर 2020 के लिए दर्शाई गई है। तो हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू कितनी ज़्यादा है, यहाँ मात्रा कितनी ज़्यादा है और यहाँ पर मात्रा कितनी कम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 4 जो है हॉटस्पॉट देख सकते हैं और अगर हम देखें तो यह 4 हॉटस्पॉट उन जगहों पर से मिलान है इनका जहाँ पर बहुत ही हाई कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर हैं। इसका अर्थ यह है कि इस समय पर यहाँ पर जो है ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बिजली का उत्पादन कर रहे थे और उनका इमिशन हो रहा था। और यहाँ पर NO2 के चेंज को दर्शाया गया है, यानी कि इस समय पर NO2 बहुत मात्रा में कम हो गया था। यही चीज़ जो है हम ट्रोपोमी द्वारा भी देख सकते हैं। तो यह ट्रोपोमी द्वारा उसी समय का चित्र है, अप्रैल 1 से लेके 6 2019 का, और यह अप्रैल 1 से लेके 6 तक 2020 का चित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गहरा नीला रंग है वो यहाँ पर हल्का नीला और हरा रंग देख सकते हैं। तो इससे इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी जो 2019 में, वो अचानक से बहुत कम हो गई इस लॉकडाउन की वजह से। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं उनका हमारे प्रदूषण पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।